आपको भावेश अग्रवाल की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कंट्रोवर्सीज के बारे में बताऊंगी। क्या वजह रही कि ओला इलेक्ट्रिक के टू व्हीलर्स ने मार्केट में लॉन्च होते ही ऐसा धमाका कर दिया कि इन्वेस्टर के दिलों का रास्ता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही होता हुआ जाता है। जी हाँ, 92,500 की इन्वेस्टमेंट से 151 करोड़ का रियलाइज्ड रिटर्न। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कंपनी के पास इतना पैसा बर्न करने के लिए कहाँ से आ रहा है, कौन है इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। टॉक्सिक वर्क कल्चर, हाई वर्क प्रेशर, टाइट डेडलाइंस, रुथलेस पनिशमेंट जैसे कुछ इल्जाम कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज की तरफ से उनके ऊपर लगते ही रहते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये वीडियो मेरे लिए है या नहीं, तो मैं ये बता दूं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो ईवी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक फाइनेंस स्टूडेंट है जिसे अपनी ईवी के ऊपर असाइनमेंट लिखने में हेल्प चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक ईवी स्कूटर लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो जी हाँ, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इनमें से कोई नहीं है, तो मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक बिजनेस एंथुजियास्ट तो बन ही जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको दूंगी एक बनियागिरी टिप। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका और आज प्लानिफाई आपके लिए लेकर आया हमेशा की तरह एक चर्चित और एक हॉट प्री आईपीओ स्टॉक के ऊपर एनालिसिस। आज का स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। कंपनी बहुत जल्द अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे नंबर 1 ओला इलेक्ट्रिक को खड़ा करने वाले फाउंडर भावेश अग्रवाल के बारे में, नंबर 2 इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर, नंबर 3 कंपनी के फाइनेंशियल्स, नंबर 4 मेजर इन्वेस्टर्स, नंबर 5 इसमें आपको भावेश अग्रवाल की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन कंट्रोवर्सीज के बारे में बताऊंगी, नंबर 6 peers comparison and valuation, number 7 risk associated with EV stocks, number 8 final verdict एंड नंबर 9 बनियागिरी टिप। अब किसी भी कंपनी या बिजनेस को एनालाइज करने से पहले उस कंपनी की टॉप मैनेजमेंट या फाउंडर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं भावेश अग्रवाल, फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। भावेश का जन्म लुधियाना, पंजाब में हुआ। भावेश ने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे से 2008 में कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन के बाद भावेश ने लगभग 2 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में काम किया और जैन 2011 में ओला कैब की शुरुआत कर दी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में। कंपनी के पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं मिस्टर मनोज कुमार कोहली। बात करें इनके प्रायर एक्सपीरियंस की, तो इससे पहले सॉफ्ट बैंक के कंट्री हेड, सीईओ, एमडी ऑफ भारतीय एयरटेल रह चुके हैं। बोर्ड के दूसरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं मिस्टर आनंद शंकर नारायणन। ये मैकेंजी एंड कंपनी में सीनियर पार्टनर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मेडीलाइफ इंटरनेशनल और सीईओ ऑफ मिंत्रा रह चुके हैं। इनकी आखिरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है श्रद्धा शर्मा। ये है फाउंडर एंड करंट सीईओ ऑफ योर स्टोरी। जी हाँ, इतने बड़े दिग्गजों का बोर्ड में होना एक इन्वेस्टर को हमेशा कॉन्फिडेंट देता है और ये जो एक्सपीरियंस अपना साथ लेकर आते हैं वो हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहेगा ओला इलेक्ट्रिक के लिए। तो आइए जानते हैं कि ऐसी क्या वजह रही कि ओला इलेक्ट्रिक के टू व्हीलर्स ने मार्केट में लॉन्च होते ही ऐसा धमाका कर दिया। नहीं, मैं यहाँ उस धमाके की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ इनके प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस की। जैसे कि आप इन ग्राफ्स में देख सकते हैं कि कैसे अपने प्रोडक्ट लॉन्च के बाद कंपनी ने इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों को जैसे टीवीएस, हीरो, बजाज को अपने घुटनों पर ला दिया। जहां सभी ब्रांड्स फेम सब्सिडरीज के कम होने से स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां ओला इलेक्ट्रिक अपने मार्केट को शेयर में और मजबूत करने में लग रहा है। तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? आइए देखते हैं कि क्या इनके प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन है जिसकी वजह से लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं, या सिर्फ इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम ओला। तो यूजुअली एक अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर की पहचान इन 7 फैक्टर के बेसिस पे की जाती है। नंबर 1 रेंज, नंबर 2 बैटरी टेक्नोलॉजी, कि वो कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे हैं, जैसे लिथियम आयन, सोडियम आयन, सॉलिड स्टेट या लेड एसिड बैटरी। अभी फ़िलहाल मार्केट में सबसे पॉपुलर लिथियम आयन बैटरीज है
और नई बैटरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। नंबर 3, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रिमूवेबल बैटरीज हैं जो घर में चार्ज की जा सकती हैं या फिर फिक्स्ड बैटरीज हैं। नंबर 4, चार्जिंग टाइम। नंबर 5, मोटर पावर एंड परफॉर्मेंस। इसमें यूजुअली व्हीकल की टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन देखी जाती है। नंबर 6, ब्रांड रेपुटेशन। यूजुअली बड़े बड़े रिप्यूटेड ब्रांड से बेटर प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज और रिलायबल प्रोडक्ट्स की उम्मीद की जाती है। नंबर 7 और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट, प्राइस ऑफ द। तो हमने कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया इन 7 फैक्टर्स पे, तो उससे कहीं ना कहीं ये बात तो साबित होती है कि ओला के 2 व्हीलर्स मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। अभी रिसेंटली ओला ने अपने व्हीकल्स के प्राइस और कम किए हैं। ओला S1 प्रो जो पहले 1.47 लाख का था, कंपनी ने उसे नए प्राइस पर लगभग 1.3 लाख कर दिया। और अगर आप अभी भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका काम काफ़ी आसान कर दिया है। इसी बात पे पहले वीडियो को पॉज करो और लाइक करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। मैं वेट कर रही हूँ, गो एंड लाइक। और अगर आपको ऐसी ही वॉरी और NSDL पर वीडियो देखनी है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक ये तो देख लिया कि ओला इलेक्ट्रिक ने कस्टमर के दिलों पे तो राज कर रखा है। तो आइए अब जानते हैं भावेश अग्रवाल इन्वेस्टर का कितना ख्याल रखते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि इन्वेस्टर के दिलों का रास्ता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही होता हुआ जाता है। कंपनी ने अपना पहला स्कूटर ओला S1 प्रो दिसंबर 2021 में लॉन्च किया और सिर्फ 3 महीने में 374 करोड़ की सेल कर दी। FY23 में ये सेल बढ़कर हो गई 2632 करोड़। और बात करें लेटेस्ट नंबर्स की तो Q1 FY24 में ओला इलेक्ट्रिक अब तक 1245 करोड़ की सेल कर चुकी है। और कंपनी की मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ओला इलेक्ट्रिक FY24 में 4655 करोड़ की रेवेन्यू क्लॉक करेगी। अब बात करें बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट की तो कंपनी सिंस इंसेप्शन हैवी लॉस में रही है। FY22 में कंपनी ने 784 करोड़ का लॉस किया। FY23 में ये लॉस बढ़कर हो गया 1472 करोड़। और Q1 FY24 में कंपनी ने अब तक 266 करोड़ का लॉस किया है। बात करें यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स की तो FY23 में ओला इलेक्ट्रिक्स ने लगभग 1.5 लाख स्कूटर भेजे, जिसमें से ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने हर स्कूटर की सेल पर लगभग 650 का लॉस किया। और अगर बाकी डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट, वारंटी कॉस्ट, टेक्नोलॉजी कॉस्ट एक्सेट्रा जोड़ दिया जाए तो कंपनी ने FY23 में अपने हर स्कूटर की सेल पर लगभग 70,000 का लॉस किया है। जी हाँ, 70,000 का लॉस ऑन ईच सेल। पर अच्छी बात यह है कि अगर बात करें लेटेस्ट नंबर्स की तो ये लॉस पर व्हीकल से कम होकर लगभग 25,000 पे आ गया है। पूरी डिटेल यूनिट इकोनॉमिक्स जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर ओला इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं। बट एज एन इन्वेस्टर यहाँ आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी ने अपने DRHP में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर भाषा में कहा है कि कंपनी का पूरा फोकस एक्सपेंशन पे होने वाला है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी की कोई एश्योरेंस नहीं रहेगी इन शॉर्ट टर्म। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कंपनी के पास इतना पैसा बर्न करने के लिए कहाँ से आ रहा है, कौन है इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, क्या कंपनी के कैप टेबल पे कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो आने वाले टाइम पे कंपनी को बैक कर सकते हैं, और कंपनी ने फंडिंग कब और किस वैल्यूएशन पर उठाई। तो आइए देखते हैं अपने अगले सेक्शन में। बात करें फंडिंग की तो अब तक कंपनी ने फेब 2019 से जुलाई 2023 के बीच में 6 CCPS राउंड्स किए हैं, जिसमें से ओला इलेक्ट्रिक ने लगभग 5,834 करोड़ रेस किए हैं। सीरीज ए में कंपनी ने 413 करोड़ का एट पोस्ट मनी वैल्यूएशन ऑफ 2,744 करोड़ रेस किए। सीरीज बी में कंपनी ने 1,732 एट अ पोस्ट मनी वैल्यूएशन ऑफ 7,254 करोड़ रेस किए। सीरीज C1 में 223 करोड़ एट अ पोस्ट मनी वैल्यूएशन ऑफ 17,767 करोड़ रेस किए। सीरीज सी में 1,321 करोड़ एट अ पोस्ट मनी वैल्यूएशन ऑफ
21,263 करोड़ रेस किए। सीरीज डी में 986 करोड़ एट अ पोस्ट मनी वैल्यूएशन ऑफ 40,002 करोड़ रेस किए। और अपने आखिरी राउंड सीरीज में ओला इलेक्ट्रिक ने 1,163 करोड़ एट अ पोस्ट मनी वैल्यूएशन ऑफ 49,880 करोड़ रेस किए। अब बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो भावेश अग्रवाल होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 37% स्टेक इन द कंपनी। अब यहाँ भावेश की ओनरशिप में भी एक कंट्रोवर्सी है जिसके बारे में हम आगे वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। फिर कंपनी में सॉफ्ट बैंक के पास लगभग 22% की ओनरशिप है, टाइगर ग्लोबल के पास 6%, ओला कैब्स के पास लगभग 4% और हाँ, कंपनी में Hyundai का भी लगभग 3% स्टेक है और किया का 0.7%। और एज पर द DRHP ये है लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स जो ओला IPO के ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना स्टेक बेचेंगे। चलो, अगर वीडियो ज़्यादा हैवी हो रही है तो आपसे एक फन फैक्ट शेयर करती हूँ। कंपनी ने जो अपना लास्ट फंड रेज किया था उसमें कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 130 का था, बट दिसंबर 2021 में कंपनी ने एक बोनस इशू किया था इन द रेशियो ऑफ 1:1,94,994 और अगर कंपनी ये बोनस इशू ना करती तो यही शेयर प्राइस कुछ 53 करोड़ का होता और शायद इंडिया का सबसे महंगा शेयर होता इन टर्म्स ऑफ प्राइस। सो यस, कमिंग बैक ऑन ट्रैक, हमने देखा कंपनी हेवी लॉस में है और अपने बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी को एक्सटर्नल फंडिंग मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं एज ऑफ जून 23 कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। जैसे कि आप कंपनी की बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि कंपनी के पास लगभग 231 करोड़ का कैश है, 908 करोड़ इन बैंक और 242 करोड़ की कुछ म्यूचुअल फंड्स में है। तो कंपनी के पास 30 जून 2023 तक लगभग 1380 करोड़ ऑफ लिक्विड कैश पड़ा है टू रन देयर ऑपरेशन। अब अगर हम थोड़ी अजम्पशन लेते हैं तो ऑन एन एवरेज कंपनी मंथली 100 करोड़ बर्न कर रही है और लगभग 1400 करोड़ कंपनी के अकाउंट में है। कंपनी के पास मैक्सिमम 14 मंथ्स का रनवे है स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2023 और मे बी यही रीज़न है कि कंपनी अपना IPO 2024 में लाना चाहती है। भावेश अपनी बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट की वजह से हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं। टॉक्सिक वर्क कल्चर, हाई वर्क प्रेशर, टाइट डेडलाइंस, रुथलेस पनिशमेंट जैसे कुछ इल्ज़ाम कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज़ की तरफ से उनके ऊपर लगते ही रहते हैं। एम्प्लॉयज़ के मुताबिक भावेश अक्सर छोटी छोटी बातों पर भड़क जाया करते हैं, जैसे अगर कोई प्रेजेंटेशन में पेज नंबर मिसिंग है तो मीटिंग कैंसिल कर दी जाती थी, रूथलेस पनिशमेंट दी जाती थी। आपको इन्फोसिस के CEO मिस्टर नारायण मूर्ति की ये स्टेटमेंट तो याद होगी ही, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल किया गया था। भावेश अग्रवाल उन कुछ चुनिंदा लोगों में से थे जिन्होंने इस स्टेटमेंट को बैक किया था, बल्कि उन्हें तो ये स्टेटमेंट दी थी 70 नहीं बल्कि 140 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए और वीकेंड कल्चर के खिलाफ भी बोला था। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि भावेश एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्टबन और विजनरी किस्म के फाउंडर हैं। इन सभी एलिगेशन को एक्सेप्ट करते हुए वो कहते हैं कि इट्स नॉट एन ईजी जर्नी दैट वी आर ऑन एंड वी आर वर्किंग ऑन अ मिशन एंड नॉट एवरीबडी इज फिट फॉर आवर कल्चर। आइए देखते हैं आखिर केस क्या था। 2019 में सॉफ्ट बैंक के पास ऊबर में 15% का स्टेक था और ओला में 26 से 27% का, बट बिकॉज ऑफ हायर वैल्यूएशन ऑफ ऊबर सॉफ्ट बैंक की इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऊबर में काफ़ी बड़ी थी एज कम्पेयर टू ओला और सॉफ्ट बैंक चाहता था कि ऊबर और ओला मर्ज होकर एक एंटिटी बन जाए, बट भावेश इसके बिल्कुल खिलाफ थे। डिसीजन मेकिंग के लिए सॉफ्ट बैंक कंपनी में और इन्वेस्ट करके अपना स्टेक बढ़ाना चाहती थी, बट भावेश ने नए रूल्स पास कर दिए कि सॉफ्ट बैंक को विदाउट द परमिशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स एंड फाउंडर्स नए शेयर्स ना इशू किए जाए। इसके सॉल्यूशन में सॉफ्ट बैंक ने टाइगर ग्लोबल से ओला के स्टेक खरीदना चाहा। उस टाइम पर टाइगर ग्लोबल के पास लगभग 16% का स्टेक था ओला इलेक्ट्रिक में, बट कंपनी ने उस ब्लॉक डील को भी बैन कर दिया, जिसकी वजह से टाइगर ग्लोबल के पार्टनर ली फिक्सिल ने ओला के बोर्ड से रिजाइन कर दिया। भावेश अग्रवाल हमेशा से ही बहुत क्लियर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आर जस्ट इन्वेस्टर्स हु आर ऑन कैप टेबल टू मेक मनी एंड वी मेक श्योर दैट दे मेक मनी, but there should always be a boundary that investors should respect. Maybe भावेश का यही एटीट्यूड और स्टबर्ननेस
सॉफ्ट बैंक और टाइगर ग्लोबल को पसंद आया, जिस वजह से वो आज ओला इलेक्ट्रिक के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। अब आते हैं भाविश के कंपनी में 36% के स्टेक के ऊपर। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की ओर। ओला इलेक्ट्रिक 3 Feb 2017 को इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ सब्सिडरी ऑफ ओला कैब, जिसमें उस समय ओला कैब्स के पास 99.99% की शेयर होल्डिंग थी। अब इनकॉर्पोरेशन के लगभग 2 साल बाद 19 दिसंबर 2018 को भाविश अग्रवाल ने ओला इलेक्ट्रिक का 92.5% स्टेक ओला कैब से खरीद लिया, वो भी सिर्फ 92,500 रुपीज़ में। जी हाँ, जो कंपनी आज 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन रखती है, भाविश ने उसे सिर्फ 90,000 में एक्वायर किया और कंपनी को 1 लाख की वैल्यूएशन पर उठाया। और भाविश ने 7.5% का स्टेक ओला कैब के पास इसलिए छोड़ा ताकि ओला का ब्रांड नेम यूज़ किया जा सके। अब यहाँ मज़े की बात तो ये है कि दिसंबर में भाविश ने कंपनी को 1 लाख पे वैल्यू किया, बट विद इन 7 मंथ्स ऑफ टेक ओवर ओला इलेक्ट्रिक यूनिकॉर्न बन गई। जी हाँ, 8,000 करोड़ की। भाविश ने तो अपनी इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना लिए, बट यहाँ बात आती है एथिक्स की। ओला इलेक्ट्रिक्स जो कि टेक ओवर से पहले ओला कैब्स की सब्सिडरी थी, तो उस पे ओला कैब्स की सभी इन्वेस्टर्स की ओनरशिप बनती थी। और सरप्राइजिंगली दिसंबर 2018 में भाविश के पास सिर्फ 6.5% का स्टेक था ओला कैब्स में, और इतने कम स्टेक के बावजूद उन्हें पूरी कंपनी एक्वायर कर ली और सिर्फ 6 महीने बाद वो एक यूनिकॉर्न भी बन गई। अब इस केस में लीगली कुछ गलत नहीं है, बट क्या ये एथिकली सही है? अगर आज मैं ओला इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे एज अ इन्वेस्टर कैसे भरोसा होगा कि फिर से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक आज भी अपनी सभी वर्टिकल्स में अपने डिफरेंट सब्सिडरीज के थ्रू ऑपरेट करती है। चलिए एक और फन फैक्ट बताती हूँ। टेक ओवर के 4 साल बाद यानी दिसंबर 2022 को भाविश ने अपना 0.4% स्टेक सेकेंडरी सेल ऑफ शेयर्स के थ्रू बेचा फॉर वैल्यू ऑफ 151 करोड़। जी हाँ, 92,500 की इन्वेस्टमेंट से 151 करोड़ का रियलाइज्ड रिटर्न। और उनके पास अभी भी कंपनी में 36.94% का स्टेक है, जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ 17,691 करोड़ की है। इससे हमें 2 चीज़ें सीखने को मिलती है। पहला कि स्टार्टअप और प्राइवेट मार्केट्स आपकी इन्वेस्टमेंट को मल्टीफोल्ड करने का पोटेंशियल रखती है, जो शायद कोई और इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं कर सकती। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप सही बिजनेस और सही टाइम पर करते हैं तो वो आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स दे सकती है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट कि स्टार्टअप या बिजनेस जितना भी अच्छा हो, फाउंडर चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब वीडियो में अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, पीयर एनालिसिस। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, हमने ईवी 2 व्हीलर सेक्शन में 6 मेजर प्लेयर्स को कंसीडर किया है: एथर, एम्पर, बजाज, टीवीएस और रिवोल्ट। इनमें एथर, ओला इलेक्ट्रिक और एम्पर न्यू एज ईवी प्लेयर्स हैं। बजाज और टीवीएस तो आप जानते ही हैं, आईएससी इंजन और ईवी दोनों में ऑपरेट करते हैं, और रिवोल्ट ईवी बाइक सेगमेंट का प्लेयर है। इस चार्ट में मेन चीज़ देखने वाली ये है कि ग्रॉस मार्जिन ऑफ आईएससी इंजन प्लेयर्स 21 से 24% का है, जबकि प्योर ईवी प्लेयर्स के 7 to 8% का ही है। एम्पर मोस्टली लो स्पीड व्हीकल में डील करता था अंटिल FY23, तो उसके मार्जिन अच्छे हैं। इन मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए ईवी प्लेयर्स अपने R&D पर बहुत इन्वेस्ट कर रही है, ताकि ईवी कंपोनेंट्स की कॉस्ट नीचे लाई जा सके। इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट बैटरी की होती है, जो लगभग 30 to 35% ऑफ टोटल ईवी कॉस्ट होती है। अब अगली बात आती है वैल्यूएशंस की। यूजुअली अगर मल्टीपल्स की बात करें तो रिटेलर्स मोस्टली PE ही जानते हैं, बट जो कंपनीज लॉस मेकिंग इन नेचर होती है उनमें PE रेशियो यूज़ नहीं की जाती। इसलिए हमने EV बाय रेवेन्यू का मल्टीपल यूज़ किया है। ये मल्टीपल जितना कम होता है उतना कंपनी को अंडर वैल्यूड माना जाता है। इस टेबल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में EV बाय रेवेन्यू का मल्टीपल 3 टाइम्स से 6 टाइम्स के बीच में चल रहा है, और वही ओला इलेक्ट्रिक का मल्टीपल 19 टाइम्स चल रहा है, जो कि इस कंपनी को हाईली ओवर वैल्यूड जोन में डाल देता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, चाहे कंपनी कंसिस्टेंट मार्केट लीडर है, चाहे कंपनी का फोकस वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ है, जिसमें कंपनी फुल सप्लाई पे कंट्रोल रखना चाहती है, जैसे बैटरी पैक्स, मोटर्स, व्हीकल्स,
फ्रेम्स, सेल फोन एक्सपीरियंस सेंटर, चार्जिंग स्टेशन, सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज और अपनी फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म फॉर स्कूटर फाइनेंसिंग। साथ ही कंपनी एक यूनिक सेल टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है जिससे व्हीकल परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती है और प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो सकती है। अगर ये सब फैक्टर हम मान भी ले, क्या ईवी सच में फ्यूचर है? देखते हैं अपने अगले सेक्शन में। आप अगर ईवी में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सब आर्टिकल्स कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखे होंगे। ये सब देख के आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि सिर्फ ईवी तो फ्यूचर नहीं है। और अगर हम ये मान भी लें कि ईवी फ्यूचर है तो ईवी में भी बहुत राइट बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हैवी रिसर्च चल रही है इन बिटवीन लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, सॉलिड स्टेट बैटरी। इस वीडियो में सब ऑल्टरनेटिव्स की डिटेल में जानना पॉसिबल नहीं हो पाएगा एज वीडियो विल बिकम वेरी लेंथी। हम आपके लिए इस टॉपिक पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं और उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में व्हाट इज़ फ्यूचर टाइप करना होगा। हाँ जी, फाइनली अब बात करते हैं कि आपको ओला इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। नो डाउट ओला इलेक्ट्रिक ने अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च के बाद से ही मार्केट में एक लीडरशिप पोजीशन मेंटेन की है, जहां सारी इंडस्ट्रीज की कंपनी को गवर्नमेंट की फेम सब्सिडी की रिडक्शन की वजह से सेल में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। ओला इलेक्ट्रिक ने इस मौके पर भी अपना मार्केट शेयर मेंटेन नहीं बल्कि इंक्रीज किया है और मार्केट में भी रिसेंटली ओला S1X लॉन्च किया है जिसका प्राइस 80,000 रखा गया है। ये प्रोडक्ट मास मार्केट को कैप्चर करने के लिए लाया गया है। कंपनी का वर्टिकल इंटीग्रेशन की और फोकस आने वाले टाइम पे मार्जिन्स इंप्रूव करने में रहेगा। अब बात करें अनसर्टेनिटीज़ की तो इंडियन स्कूटी मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर होंडा अपनी एक्टिवा का ईवी वर्जन लाने जा रहा है। अदर ऑल्टरनेटिव्स की कस्टमर एक्सेप्टेंस ईवी इंडस्ट्रीज एज अ होल को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर सकता है। और बात करें वैल्यूएशन की तो कंपनी बहुत ही ओवर वैल्यूड है और अगर लिस्ट होने के बाद अगर हमें 40 से 70 के बीच में कहीं मिलती है तो वन कैन लुक टू इन्वेस्ट वाइल कीपिंग इन द माइंड द अनसर्टेनिटीज। हम इस कंपनी को न्यूट्रल रेटिंग देते हैं। आज की बनियागिरी टिप है मिस्टर वॉरेन बफे की ओर से। वॉरेन बफे कहते हैं नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। मतलब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है तो प्राइस फ्लक्चुएशन में आपको एज अ इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए और इसी में हम आपकी मदद करेंगे। अब अगर आप इस कंपनी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट देखना चाहते हैं जिसमें आपको कंपनी के बारे में, उसके एसेट्स, रेवेन्यू सेगमेंटेशन, स्वॉट एनालिसिस, एग्जिस्टिंग कैप टेबल, different key ratios of growth, leverage, earning yield, valuation, peers on different metrics, shareholding pattern, corporate events जैसे stock splits, bonus and legal cases की पूरी डिटेल देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट www.planify.in पर इसकी कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हैं। आप हमारे एंड्रॉयड या iOS ऐप के ज़रिए भी इसकी पूरी रिपोर्ट देख सकेंगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। अगर आप प्री IPO और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसे मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट या ऐप के ज़रिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।